डाई का इस्तेमाल किया जाता है। वक्त की पाबंदियों से आगे बढ़कर जब कोई परिंदा आपके मुंडेर पे आकर सुरीली सदा देने लगे, कोई लाचारी, कमसिनी, मजबूरी या कोई बंदिशों से आगे की सोच रखता हो और अपनी मंजिल पाने की खातिर अपनी ताकत से कहीं ज़्यादा मेहनत करता हो, तो आप ये मान कर चले कि कामयाबी यकीनन उसके कदम चूमेंगी। ज़िंदगी में मंजिल पाने की तलब और ईमानदारी हो तो इंसान कामयाबी की दहलीज पे पहुंच ही जाता है, और तब जाकर उसकी कामयाबी, कभी ना ख़त्म होने वाली दास्तां, उसे गले लगाती है और उसके माथे पे एक हसीन बोसा देती है। उसी कड़ी में आज डीडी उर्दू लेकर आया एक नया शो, हौसलों की उड़ान, और मैं सोनम गिल आपकी मेज़बान। तो चले आज आए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी बाकमाल शख्सियत से जिन्होंने खुद को इस मुआशरे के सामने नज़ीर पेश किया है, डॉक्टर बरखा वर्षा जी। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें पूरी दुनिया देखने और समझने का मौका मिला है। चाहे गरीब ममालिक में खिदमत खल्क की नुमाइंदगी की बात करें या अमीर ममालिक के सामने मजलूम और लाचार लोगों के हक की आवाज सर बुलंद करने की बात करें। नजर उठा के देखा जाए तो आज की तारीख में डॉक्टर बरखा वर्षा का नाम सरे फहरिस्त है। अभी हाल ही में अफगानिस्तान की तसादुम को अपनी नजरों से देखकर लौटी डॉक्टर बरखा का इंसानी हुकूक पर काम 2 दहाई से ज्यादा का है। दुनिया के बेशतर ममालिक से सैकड़ों इनामात और एजाजात से नवाजी जा चुकी है डॉक्टर बरखा। अपनी इंसानी धर्म की पैरवी भी डॉक्टर बरखा पुरजोर तरीके से करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी और तहजीब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर शहर लखनऊ की रहने वाली है डॉक्टर बरखा वर्षा। इन्होंने शहर लखनऊ में ही बुनियादी तालीम और तरबियत हासिल की। एक फौजी की तरबियत का रिफ्लेक्शन बरखा की पर्सनालिटी में बखूबी देखा जा सकता है। डॉक्टर बरखा की बात, उनकी शोहरत व कामयाबी का जिक्र किया जाए तो शायद वक्त कम पड़ जाए। आज डॉक्टर बरखा को हिंदुस्तान के बेशतर न्यूज चैनल्स में इंसानी हुकूक की पैरवी करते हुए देखा जा सकता है। आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में। डॉक्टर बरखा, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे आज के शो में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज मुझे यहाँ बुलाया, ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ आई हूँ और आप लोगों से बातें कहूँगी, कुछ अच्छी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि जैसे हमारा हमेशा से रहता है कि लोगों को उससे कुछ फ़ायदा हो, चाहे मेरी बातों से या मेरे कामों से। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम कुछ ऐसी अच्छी बातें करें जिससे लोग सुन के उनको भी हौसलों को उड़ान मिले। डॉक्टर बरखा, आप फाउंडर और डायरेक्टर है अभिज्ञान फाउंडेशन की जी, और आप चेयरपर्सन है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल पीस काउंसिल की, और बहुत ज़्यादा ममालिक जो है आप उसमें ऑपरेट कर चुके हैं एज अ पीस एम्बेसडर। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये ज़िंदगी का। आप हमें ज़रा ये बताएं कि आपका ये जो जर्नी है उसकी आगाज़ कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से? करीब 28 साल पहले 1997 में मैंने ये फाउंडेशन, अभिज्ञान फाउंडेशन स्टार्ट किया।
और उस समय पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, लोगों की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो मैं जिस जगह रहती थी वसुंधरा में, वहाँ आसपास मैं देखती थी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेड के बच्चे, स्पेशली जो घर में काम करने वाले हैं, और इतना ज़्यादा तनख्वाह नहीं हुआ होती है तब तो बहुत ही अजीब हालात हुआ करते थे, और आसपास कोई स्कूल भी ऐसे नहीं थे, सरकारी स्कूल, नई बस्ती थी। तो मैंने वहाँ उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया अपने घर में बुलाकर, और मैं उनसे ये भी कहती थी कि मुझे फ़ीस नहीं चाहिए, बस मुझे इनको पढ़ाना है, कम से कम इनकी एक शुरुआत हो ताकि इन्हें अक्षर ज्ञान मिले। तो वहाँ से मैंने इन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि ये बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं, और उनमें एक शौक़ होता है पढ़ने का, हर किसी को नहीं होता पर उन्हें था। तो मैंने उन्हें 5th क्लास के आसपास जब वो आने लगी तो मैंने उन्हें स्कूल में एडमिशन्स कराए, और धीरे धीरे उनकी फ़ीस को लेकर हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया ताकि हम लोगों से भी हेल्प ले सकें और उनकी फ़ीस वगैरह के खर्चे भी खुद कर सकें। तो ये करीब 1997 में अभिज्ञान फाउंडेशन की स्थापना हुई। ओके, वो विंस्टन चर्चिल का कोट याद आता है आपके तमाम जो है काम को देखते हुए, कि वो कहते थे ना कि वी मेक ए लिविंग बाय व्हाट वी गेट, बट वी मेक ए लाइफ बाय व्हाट वी गिव। और आप उसकी जीती जागती मिसाल हैं। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरफ जब आप मर्ज करती है एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज की तरफ, तो जाहिर सी बात है एक बहुत प्राउड फीलिंग होती है, जाहिर सी बात है सबको, हमको और आपके फैमिली मेम्बर्स को, पूरी दुनिया को, और ख़ासकर भारत को, क्योंकि आप तमाम मुल्कों में जो है रिप्रेजेंट करती है इंडिया को। आप मुझे ये ज़रा बताइएगा कि आपका सबसे खूबसूरत जो एक्सपीरियंस है वो कौन से मुल्क में अभी तक रहा है और किस तरह का रहा है वो? अगर मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे प्राउड से ज़्यादा सुकून महसूस होता है। आपने जैसे कहा प्राउड फील होता है, प्राउड तो नहीं मुझे समझ में आया, लेकिन हाँ मुझे सुकून बहुत लगा जब मुझे कुछ ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ सकते थे, जिनके हालात नहीं थे, और उनको मैंने कुछ अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं कि एटलीस्ट कुछ 25% बच्चों को आप विदाउट फ़ी या गवर्नमेंट कोटा से पढ़ा सकते हैं। उनके जब एडमिशन्स हुए स्कूल में तो मुझे सुकून तो बहुत मिला। प्राउड तो तब महसूस हुआ जब वो बच्चे पढ़ के कुछ बने, क्योंकि आप समझिए जो बच्चे 28 साल पहले जिनको स्कूल में एडमिशन दिलाए थे, वो आज उनमें से एक बच्ची जो है वो लॉयर है, 2 बच्चे उसमें MBA कर चुके हैं, एक उसमें एयरफोर्स में भी है। आप समझिए एक ऐसे घर का बच्चा जिसकी फीस के पैसे नहीं थे, आज वो हमारे देश की सेवा में है। तो ये अब मुझे ये प्राउड महसूस होता है, और उस समय मुझे बहुत सुकून महसूस होता था कि मैं कुछ कर पाई इनके लिए। जी, ये तो बहुत खूबसूरत बात है कि ये सिर्फ एक ख्याल नहीं, क्योंकि आपने जो है इसको एकम्प्लिश करके दिखाया है। और जैसे कि आपने कहा कि उस टाइम सोशल मीडिया का दौर था भी नहीं, लेकिन आपने तभी से शुरुआत किया, कि जाहिर सी बात है आपने जब देखा कि आप हेल्प एक्सटेंड कर सकते हैं, आप उस काबिल हैं, तो आपने कदम पीछे ना हटाते हुए एक बहुत बड़ा जो है आपने सफ़र तय किया है, जिसमें आप आज भी बहुत सारे ममालिक विज़िट करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं इंडिया को। और हमें उतना ही प्राउड फील होता है जितना अब आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को होता है, ज़ाहिर है। और आप ये भी बताइएगा कि तमाम जो ममालिक हैं, जैसे अगर हम सही है तो आप बहुत सारे आई थिंक मोर देन 36 कंट्रीज़ में आप एशिया और एशिया के बाहर भी आप जो है एज अ पीस एम्बेसडर काम करती हैं। तो इसमें चुनौतियाँ किस तरह की आती हैं, चैलेंजेस क्या होती हैं? जैसे कि सभी जानते हैं, इंडिया के नियर बाई जो कंट्रीज़ हैं, जैसे उसमें सबसे ख़ास मेरे लिए जो रहा वो अफ़गानिस्तान का एक एक्सपीरियंस जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ। तो 2017 में जब मैंने अफ़गानिस्तान को विज़िट किया, और मुझे ऐसा लगा कि हमारे इंडिया में तो फिर भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, और लोगों का एक विचार अलग है, क्योंकि हर कंट्री का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपने विचार होते हैं। मुझे लगा कि यहाँ किसी को तो शुरुआत करनी होगी, क्यों नहीं मैं ही करूं। बिल्कुल। तो वहाँ हमने उस समय पे एक स्लोगन चलाया, गन टू पेन, गन छोड़ो और पेन पकड़ो। और हमने बहुत छोटे लेवल से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जानती नहीं थी और लैंग्वेज एक इशू था मेरे लिए, हालांकि अफ़गान्स हिंदी बोल सकते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं बॉलीवुड की वजह से। तो वहाँ हमने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, और धीरे धीरे लोगों की हेल्प होती रही, और हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सपोर्ट मिलता रहा। तो हमने वहाँ एक स्कूल, फिर एक और, फिर एक, इस तरह से करते करते हमने 5 स्कूल बनाए जो कि 8th क्लास तक हैं।
और उसके अलावा 2 ऑर्फेनेजेस बनाए, क्योंकि आपको पता है वो ऐसा एक मुल्क जहाँ पर बहुत ज़्यादा फसाद वगैरह होते रहे हैं और फाइट्स होती रही, तो वहाँ पर कई बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स नहीं है, घर में कोई नहीं है, तो हमने वहाँ 2 ऑर्फेनेजेस बनाए उन बच्चों के लिए। तो बच्चे वहीं रहें और वहीं पढ़ें, उनका खाना पीना स्टडी। और इंडिया से भी मैं किताबें, क्योंकि मुझे कुछ बच्चे ऐसे लगते थे उनको आई डोंट नो उन्होंने इंग्लिश कैसे सीखा जी। इतना खास, और वो मुझसे कहते थे कि आपके यहाँ की किताबें कैसी हैं, मुझे वो चाहिए। ओके। तो मैं यहाँ दिल्ली से जो हमारा CBSE बोर्ड की किताबें होती थी, वो खास तौर से मैं मैथ्स की किताबें लेके गई। उस बच्चे को इतना शौक था कि मुझे मैथ्स ही पढ़ना है, मतलब मैथ्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ऐसे ऐसे कहते हैं दुनिया में खजाने होते हैं ना बच्चों के रूप में, मैं तो इन्हें खजाना ही कहूँगी कि छोटे छोटे बच्चे, हमें लगता है कि बस ये तो गोली बंदूक के बीच में रहते हैं, हमें नहीं पता उसमें से एक बच्चा ऐसा भी आ जाएगा जिसे कहता नहीं मुझे तो मैथ्स देखनी है और इंडिया में कैसी मैथ्स होती है वो समझना है। तो ये बहुत एक कुछ खास बातें हैं। वहीं मुश्किलें भी आई क्योंकि बीइंग एज अ वूमन थोड़ा सा सिस्टम होता है, वुमेन अलग होते हैं, जेंट्स से बात नहीं होती है, कहीं कहीं लैंग्वेज इश्यूज हो जाते हैं, वो भी बहुत चैलेंजेस रहे। लेकिन फिर कहती हूँ कि लोकल लोग जो वहाँ के थे, जो अब मेरे जिन्हें मैं अपने भाई बहन जैसा ही कहती हूँ, उन लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया लोगों को समझाने में, बच्चों को स्कूल भेजने में, क्योंकि वो भेजते नहीं थे स्कूल में कि क्या करोगे जाके, उनको ये समझाना कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और बार बार अपने इंडिया से कंपैरिजन करके बताना कि देखो हमारे देश की लड़कियां क्या कर रही हैं, हमारे देश में क्या हो रहा है, हम इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप लोग भी पढ़ाओ। तो ये कुछ चैलेंजेस रहे, लेकिन उन लोगों ने मुझे साथ भी दिया, ये मेरी खुशकिस्मती है। बड़ी बात है ये, बिल्कुल, क्योंकि ये सारी चीज़ें कलेक्टिव एफर्ट से ही पॉसिबल है। बिल्कुल जी। और जब आप मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि देखें आज हम जो है एक बेसिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ज़रूरतें जो है इंसान की ख़त्म नहीं होती, लेकिन बहुत से जो सोसाइटी के हर एक मुल्क में, हर एक सोसाइटी में एक वर्ग ऐसा होता है जो अनफॉर्चुनेटली जिसे हम अंडर प्रिविलेज्ड कहें तो गलत नहीं होगा, जो बेसिक लाइफस्टाइल है वो उनको मैसर नहीं है। तो उस तरफ आप जब काम करती हैं, अब दूसरे ममालिक जाती हैं, तो किस तरह से जोड़ती हैं लोगों को एजुकेशन के साथ साथ, और किस तरह की चीज़ें होती है जहाँ से वो जो है अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करें? जी, जैसे अभी हमारा नेपाल में हम लोग वुमेन हेल्थ पर बहुत काम करते हैं, और इसमें सही बताएं ये हेल्थ के साथ साथ इसमें एजुकेशन की बहुत वैल्यू है। बहुत सारे क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी, उनका मतलब अच्छा एक खान पान और कदकाठी रहता है, मजबूत कहें, उनका DNA बहुत मजबूत है नेपालीज में। उनको बहुत ज़्यादा लेडीज़ को प्रॉब्लम हो जाती हैं, वुमेन प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, बट उनको वो हाइजीन नहीं पता। उनको अगर कहीं बॉडी में पेन हो रहा है, वो पेन किलर खा के रह जाते हैं, सालों साल बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है। ओहो। तो ये चीज़ समझने में इतना वक्त गुजर गया कि उसका ट्रीटमेंट होना मुश्किल हुआ। तो हम लोगों ने और ये भी एजुकेशन का ही पार्ट है कि वुमेन को अपना कम से कम अपने बारे में तो पता होना ही चाहिए, और पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है। तो हम लोग जो एजुकेशन सेंटर चलाते हैं उसके साथ साथ हमने वुमेन हेल्थ सेंटर्स, वुमेन हेल्थ चेकअप कैंप्स अलग अलग कम्युनिटी में जाकर, स्पेशली नेपाल में, इस पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया। और वहाँ जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर सब डॉक्टर्स ही हैं। हमने डॉक्टर्स की एक ऐसी टीम तैयार करी जो कि बच्चों के लिए काम करे, खासतौर से वहाँ पर जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं वो डॉक्टर्स की फीस नहीं दे सकते, अपने डेंटल चेकअप नहीं करा सकते, तो वहाँ जगह जगह कम्युनिटीज़ में जाना, गांव-गांव में जाना, हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाना, बच्चों को उस तरह के आइटम गिफ्ट करना, ब्रशेस, डेंटल किट गिफ्ट कर देना, बताना कि ये कितना ज़रूरी है तुम्हारे लिए, वुमेन को हेल्थ के बारे में बताना कि आप अपने ये जो छोटे मोटे दर्द होते हैं इन्हें भी इग्नोर मत करें, डॉक्टर से कंसल्ट कराना। प्लस जहाँ वो रहते थे वहाँ नियर बाई जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना, ताकि अगर हम वहाँ नहीं हैं तो भी उनकी मदद होती रहे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और आपके काम के बारे में जितना जानते जाते हैं मुझे लगता है कि नया पर्सपेक्टिव खुलता जाता है कि कितना स्कोप है कि अगर हम ह्यूमैनिटेरियन कॉज की तरफ आगे बढ़ें। मुझे नहीं लगता कि कोई एंड है इस काम का, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी चीज़ की जो है वो ज़रूरत है, और आपने इसको समझा और उसको आगे बढ़ाती, आप बढ़ती जा रही हैं, और हमारी उम्मीद है हमेशा इसी तरह से रहेगी बात। और आप ये बताएं कि जैसे सोशल मीडिया का दौर है और आज बहुत सारे बच्चे इस तरफ आ भी रहे हैं कि दे वांट टू नो अबाउट हाउ यूनाइटेड नेशंस वर्क, हाउ यूनेस्को वर्क्स, यूनिसेफ किस तरह काम करता है,
जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना चाहती हैं, वो किस तरह से अपने आप को जो है अलॉन्ग विद स्टडीज़ अगर वो आगे बढ़ना चाहे तो किस तरह से वो शुरुआत कर सकते हैं? जी, अभी जैसे रिसेंटली इसी महीने की अगर मैं बात करती जी। हूँ तो यूनाइटेड नेशन ने कुछ अपनी हायरिंग निकाली है, ओके। जैसे यूएनडीईपी है, जी। इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स हैं, यूनेस्को है, यूनिसेफ है। जी। ये लोग एज ए वॉलंटियर, एज अ ट्रेनी ओके। अपने यहाँ लोगों को, न्यू कमर्स को रखते हैं, और कुछ हम जैसे जो प्रोफेशनल्स लोग जी। हैं या जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है उनको भी ये लोग अपने साथ इनवाइट करते हैं। यूएन का एक और डिपार्टमेंट है, यूएन एनजीओ, जी। जो यूएन के, हम लोग जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन यूएन के साथ, यूएन एनजीओ के साथ जुड़ा है, तो हम लोग उनके पार्टनर्स में आते हैं। ओके। यूएन हमें एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट करते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम एक तो उनके प्रोटोकॉल्स और उनके नॉर्म्स के साथ कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और साथ साथ यूएन के जो इस तरह से अभी जैसे हायरिंग्स आए हुए हैं, तो वो हम लोगों को उसके लिंक्स वगैरह होते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं कि भाई आप लोग आएँ, देखें, समझें। या बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे कि हमें यूएन के साथ काम करना है, हमें यूनेस्को का वॉलंटियर बनना है, तो हम लोग उनको बताते हैं। अभी तो फेसबुक का और व्हाट्सएप सब जगह होता है, तो हम लोग जगह जगह, जो मेरे साथ ये भी एक किस्सा ऐसा ही है, नेपाल की एक लड़की, वो मुझे बहुत बोलती थी कि मुझे यूएन में काम करना है। तो हमने जब 2024 में वैकेंसीज आए, तो हमने उन्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, आप सोशल एक्टिविटीज़ तो हैं लेकिन साथ साथ ये भी काम कर सकते हैं। तो उन्होंने यूएन के फॉर्म्स को भरा, उनके जो भी सिस्टम थे, और उसके बाद वो सेलेक्ट भी हुई और आज वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस तरह से हम लोग समय समय पे लोगों को बताते भी रहते हैं, जब जब वैकेंसीज निकलती हैं, हायरिंग्स आती हैं, तो हमें बताते रहते हैं कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट यूएन वॉलंटियर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकती है। ओके जी। थैंक यू। ये बहुत एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, ज़ाहिर सी बात है हमारे आवाम के लिए, Thank जो यंगस्टर्स है जो कि खिदमत खल की तरफ अगर आगे बढ़ना चाहे, जी, आपको इंस्पिरेशन मान के, तो बिल्कुल वो आगे बढ़ सकते हैं इसमें। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। और हमें ये भी बताएं कि आप जैसे कि इंडिया में तो आप ज़ाहिर सी बात है हर जगह काम कर चुकी, भूटान, नेपाल जो नेबरिंग कंट्री से, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, जी। अज़रबैजान और तुर्की, आप हर जगह जो है अपना काम जो है पीस एम्बेसडर की तरह आप जा चुकी हैं। और इसमें आपको जो है सबसे ज़्यादा जब आप देखती हैं कि बनिस्बत दूसरे ममालिक के, इंडिया एज अ नेशन कहाँ आपको नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट? सबसे पहले तो मुझे प्राउड फील होता है जब मैं बाहर जाती हूँ और कहीं भी जाके बोलती हूँ कि मैं इंडिया से हूँ, तो समझिए 50% काम तो मेरा हो चुका होता है कि लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस की और इतना ट्रस्ट करते हैं। आप समझिए अलग अलग कंट्रीज़ में जाके काम करना, कई जगह हमें लैंग्वेजेस भी नहीं पता होते, वो किस तरह से हमें बोलना है, लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं कि इंडिया से हैं या हिंदुस्तान से हैं, तो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं और हमारे मुझे सपोर्ट करने के लिए खुद ही आगे आते हैं कि मैडम बताइए हम कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं। तो इस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। जैसे टर्की में हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, और हम वहाँ पे सीरिया से आए हुए बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, उनके लिए हमने एक शेल्टर बनाया हुआ है। तो उस शेल्टर में बच्चे रहते भी हैं, वहीं स्टडी करते हैं, वहीं उनका खान पान, फूडिंग, लॉजिंग होता है। और जो बच्चे थोड़े बड़े हैं, मतलब 15 साल 16 साल के, उनको हम लोग वहाँ स्किल डेवलपमेंट भी कराते हैं, ताकि पढ़ाई के बाद भी तो अपना गुजारा करना है, तो लाइफ सर्वाइव के लिए भी कुछ आना चाहिए। बेटर है कि सड़क पे एज अ बैगर रहें, उससे अच्छा है कि वो कुछ सीखें, कुछ पढ़ें, कुछ करें, ताकि अपनी ज़िंदगी को इज्जत के साथ चला सकें। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में हम लोग काम करते रहते हैं। थाईलैंड में भी हमारा एक स्कूल है जो कि ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है। वहाँ पर हम उनको जो ब्लाइंड बच्चे, क्योंकि थाईलैंड एक अलग तरह का है, वहाँ स्पिरिचुअल चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती हैं, टच थेरेपीज़ होती हैं, जिसे हम स्पर्श चिकित्सा हिंदुस्तान में कहते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं। क्योंकि जिनकी आइज़ नहीं होती, उनका स्पर्श बहुत अच्छा होता है, उनको स्पर्श से सब फील होता है। तो उनकी जो उंगलियाँ होती है वही सेंस होती है, तो उनके लिए उस तरह के स्कूल्स हैं। श्रीलंका में जो डिसेबल्ड बच्चों का स्कूल है, वो बच्चे जो चल नहीं सकते हैं, फिज़िकली सही स्थिति में नहीं हैं,
तो उन बच्चों के लिए हमने एक स्कूल बनाया है। तो हर कंट्री की अलग रिक्वायरमेंट है, अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, तो वहाँ पर कैसे काम करना है, मेन फोकस यही रहता है कि जहाँ भी जाएं उस कंट्री की ज़रूरतें देखें। जैसे यूएई है, यूएई में चैरिटी का इतना कुछ खास ऑप्शन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है, वहाँ पर हम लोग मेंटल हेल्थ के लिए काम करते हैं। तो हमारा एक लेट्स टॉक करके एक हमारा शो भी होता है, और हम लोग इसकी एक 3 डेज़ वर्कशॉप करते हैं अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में, कॉरपोरेट सेक्टर्स में। तो लोग बात करके, क्योंकि वहाँ की लाइफ इतनी फास्ट है और इतना उनको एक्यूरेसी की चीज़ आदत होती है कि अगर आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस पे रहते हैं तो भी आपके लिए काम करना मुश्किल है, क्योंकि दिमागी सुकून भी ज़रूरी है। तो वहाँ हम लोग लेट्स टॉक में एक 3 डे वर्कशॉप रखते हैं, अपने बारे में बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, अपनी एंजाइटी को बाहर निकालें, ये भी एक ज़रूरी है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह से काम होता है, और ख़ास तौर से हम लोग इंटरनेशनल पीस कॉन्क्लेव करते हैं, पीस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। स्पेशली हम लोग जो मीना रीजन है वहाँ पे अरब वुमेंस के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अरब वुमेंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, सभी जगह हैं, बट उनको, हमारे यहाँ लेडीज़ को मौका, आपको मुझे मौका मिला, मुझे मौका मिला, वहाँ मौका कम मिलता है। तो उनको कैसे मौका मिले अपने टैलेंट को आगे लाने का, अपने बारे में वो कैसे सोच पाएँ, तो वहाँ पर हम लोग वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम करते हैं। आपने एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट, कल्चर, हर सेगमेंट को जो है बेसिकली टच किया है, जो कि एक इंसान की ज़िंदगी की प्राइमरी जो उनकी वो रिकॉग्निशन होती है, उनकी आइडेंटिटी होती है जी, वो यही तो होती है कि वो इंसान है। बिल्कुल। अब बाकी की चीज़ें तो बाद में आती हैं। सही कह रहे हैं आप। और जैसे कि देखें, हम अपने एक बात ये होती है कि हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, और एक ये होता है कि आप दूसरों के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी। तो आपको बहुत सारे अवार्ड्स से भी नवाजा गया, उसमें 200-250 से ज़्यादा तो आपके अवार्ड्स हैं मैम। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इसके लिए, शुक्रिया। जिसमें से सबसे जो स्पेशल अवार्ड्स है अगर मैं कहूँ तो वो महात्मा गांधी पीस अवार्ड है जी, मदर टेरेसा वर्ल्ड पीस अवार्ड है, और लीडरशिप और एक्सेलेंस रिकॉग्निशन अवार्ड बाय यूनेस्को फॉर पीस, जो कि बहुत ही एक बड़ा, जाहिर सी बात है, बहुत ही स्पेशल अवार्ड है। तो उस टाइम आपको कैसा महसूस हुआ कि आपने जो एक ख्वाब देखा था, है ना, अपने यंग टाइम में कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट, और आज आप उस मुकाम पे हैं, आप रिप्रेजेंट भी कर रही हैं और आप वो अचीव भी कर रही हैं अवार्ड्स के फॉर्म में। आपके लिए अवार्ड क्या है? सबसे खूबसूरत कौन सा अवार्ड है? मैं फिर कहूँगी, मुझे सबसे खूबसूरत अवार्ड वो बच्चे हैं जो आज कुछ बन गए हैं। ये अवार्ड रिकग्निशन है, और ये भी मैं कहती हूँ ये मेरा नहीं, मेरे देश का रिकग्निशन है। क्योंकि जब मैं जिनेवा जाती हूँ यूएन हेडक्वार्टर में, मैं न्यूयॉर्क जाती हूँ यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में, और वहाँ अगर मैं इंडिया के बारे में बात करती हूँ तो मेरी पहली पहचान ही मैं हिंदुस्तानी हूँ, यही मेरी पहली पहचान है। और रिकग्निशन अवार्ड्स ज़रूर मैं उनके लिए थैंक यू बोलती हूँ, उन सारी ऑर्गेनाइजेशन को, पर ये चीज़ें मुझसे ज़्यादा उन लोगों को जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनको ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करती हैं, उनके लिए बड़ी मायने रखता है। कहते हैं ना, देख देख में ही काम अच्छा हो जाता है। सपोज़ मैं जिस सोसाइटी में हूँ और अगर मैंने वहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूट किया तो देखा देखी कहीं ना कहीं किसी और को लगता है हमें भी करना चाहिए। तो अच्छाई ऐसे ही बढ़ती है, भले ही देखा देखी बढ़े। तो अब ये जो अवार्ड्स होते हैं ना, इसके लिए काम करते करते भी लोगों को लगता है अच्छा, कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा हमारे साथ भी हो सकता है, या हमें भी रिकॉग्निशन मिलेगा इसी बहाने से ही। हालांकि हमने जब ये काम शुरू किया तो हमने कोई कभी सोचा नहीं था, ना तो सोशल मीडिया थी, ना फेसबुक था, ना इतने लोग जानते थे। कभी कभी अखबार में एक आध फोटो आ जाती थी, उसको कटिंग करके रख लेते थे। तो कभी ऐसा सोचा नहीं। ये अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये बचपन से सिखाया कि जहाँ भी रहो आसपास एक नज़र घुमा के देख लो कि कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, किसी को तुम्हारी ज़रूरत तो नहीं है, या कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो इतना तो स्टैंड ले सको कि वहाँ जाके खड़े होके बोलो कि ये गलत कर रहे हो, मत करो ऐसा। तो ये अगर कहें तो ये मेरे पेरेंट्स से ही मुझे, या मेरे ख़ानदान से मुझे ऐसी चीज़ें मिली हैं। मैंने इसको किसी अवार्ड्स के लिए नहीं कभी सोचा था, बस सोचा कि करना है तो करते चलो, मुझसे जितना हो पाए, जितनी मेरी हैसियत है, जितना मेरा हौसला है, जितना भी मेरे बस में हो मैं करूं।
और यहाँ हो गई बात कि फॉर्मेशन पे, एक सोशल रिफॉर्मेशन की तरफ हम गए, ह्यूमैनिटेरियन कॉज की तरफ। और चैलेंजेस में एक ये भी हमने देखा कि 2019, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2019 में शायद आप जब अफ़गानिस्तान गई थी, वहाँ आपको जो है किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। उसके बारे में ज़रा बताइए, वो कितना चैलेंजिंग रहा, किस तरह का रहा? सबसे पहले जब मैं 2017 में मैं अफ़गानिस्तान गई और मुझे एक उस समय तालिबान्स का एक अलग ही रूप था दुनिया के सामने। आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते थे। तो अगर अफ़गान्स की तरफ से देखा जाए तो कभी कोई चैलेंज नहीं हुआ। चैलेंज यहाँ होता था कि लोग बच्चों को स्टडी में इतना मतलब जो गांव देहात के, काबुल की बात नहीं करूँगी, अगर मैं लागमान एक गांव है या जलालाबाद एक गांव है या अदर नियर बाई जो इंटीरियर एरियाज़ हैं, वहाँ पर लोग बच्चों को एजुकेशन के लिए बहुत वैल्यू नहीं देते थे, स्पेशली वुमेन एजुकेशन को। छोटी बच्चियां भी मतलब बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। तो हमने इंडिया से अलग अलग तरह की कलरफुल बुक्स उन बच्चों को दिया, सिखाया, बताया। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था लोगों को ये बताना कि पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट है। सही। और बार बार वुमेन एजुकेशन के ऊपर मैं वहाँ पर काम करती रही। 5 स्कूल भी खोले, उनको सपोर्ट किया, उनको स्टेशनरी देना, स्कूल के लिए जगह बनाना, बहुत कुछ किया और लोगों ने सपोर्ट भी किया। बस एक दिक्कत आती थी, जब मतलब वो लोग लड़कियों को स्कूल भेजने से थोड़ा कतराते थे। फिर जब उन्हें ये समझ में आया कि ये स्कूल भी वुमेन चलाएंगी और हमारे पास वुमेन टीचर्स भी वुमेन है, तो उन्हें कहीं ना कहीं, और एक कहते ना हिंदुस्तानी होने का जो एक ट्रस्ट है वहाँ पर, वो भी बहुत उस देश ने मुझे इतना प्यार दिया। लोगों ने बोला ठीक है, ये पढ़ेंगे, ये करेंगे बच्चे काम। तो मैं तो कहती हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अफ़गानिस्तान गई और उन लोगों से मिली और उनके बच्चों को मैंने एटलीस्ट कुछ पढ़ने लायक तो बनाया। जो बिल्कुल किताब में क्या लिखा है, साइन नहीं कर सकते, बोर्ड नहीं पढ़ सकते, आपको पता ही नहीं आप किस तरफ जा रहे हैं जी। तो पढ़ना, अक्षर ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, आपको पढ़े कोई, आपको सुने, आपके बारे में सुने, तो वो यही कहेगा कि बस आज से हम भी जो है, अगर नहीं किया हो तो ह्यूमैनिटेरियन वर्क में आगे कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बरखा। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम जो है आज का ख़त्म करें, हम चाहते हैं कि आप आज के अवाम को कोई मैसेज अगर देना चाहे तो वो ज़रूर प्लीज़ शेयर करें। जी बिल्कुल। मैं जितने भी हमारे हिंदुस्तानी हैं या जहाँ भी दुनिया में लोग मुझे देखते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूँगी, अपने आसपास कभी भी कुछ गलत मत होने दो। और आसपास ये ज़रूर देखो, जो मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है, कि आसपास जहाँ भी देखो कि आप किसी की मदद कर सकते हो, उसे इग्नोर करके कभी मत जाओ। लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि हम नहीं रहेंगे, हमारा नाम रहेगा, हमारा काम रहेगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बरखा वंस अगेन। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, इस काबिल समझा कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आए, और हमारे से जो आपकी जितनी भी हमसे आपकी बातें हुई हैं, वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत हैं। और ये बातें जितने लोग सुने, उनको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। और ये मुझे लगता है ये जो कार्यक्रम है, ये बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम है, और इसके पीछे जो मोटो है वो बहुत कमाल का है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी जुस्तजू तलाश में मेरी उम्र सारी गुजर गई, मैं कहाँ कहाँ से संभालता, ये कदम कदम पे बिखर गई। दोस्तों, अपनी मंजिल पाने की खातिर मेहनत करें और ख़ुद को मुसलसल आगे बढ़ाते जाएं। तलाश जारी रखें मगर ख़ुद को खोने ना दें। इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा आपसे रूबरू होंगे, इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। QR कोड स्कैन करो, 5000 का